की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर कुपवाड़ा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से सीमा पार से आतंक की एक और साजिश को सुरक्षा बलों ने यहां पर नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा में एलओसी के नजदीक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और कुपवाड़ा के धानीटाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया है। और उसके साथ ही आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर कुपवाड़ा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कुपवाड़ा के धानीटाड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। और कुपवाड़ा में एलओसी के नजदीक हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है, जिसमें AK-47 राइफल और 6 मैगजीन, 7 पिस्टल और 9 पिस्टल यहां पर शामिल हैं। और उसके साथ ही 9 पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। 5 AK-47 राइफल्स को यहां पर बरामद किया गया है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीमा पार से आतंक की एक और साजिश पर सुरक्षा बलों ने यहां पानी फेर दिया है। और भारी मात्रा में आप देखिए किस तरह से गोला बारूद यहां पर बरामद करने की कोशिश भी सुरक्षा बलों की तरफ से की गई, जहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। इस वक्त साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से हथियारों का जखीरा यहां बरामद किया गया है। और ये आतंकी अगर इस पूरे जखीरे को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से उनकी नकेल कसी जाएगी वो तो सब जानते हैं, लेकिन सीधा रुख करेंगे शमीम के पास। हमारे संवाददाता शमीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमीम, क्या कुछ अपडेट है? जी आशा, मैं बताता चलो, सरहदी जिला कुपवाड़ा की अगर बात की करना सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो इलाके है, इसका जो एरिया जो है टाड़ का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वो जो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी के दौरान जो है वहाँ पे काफी जो है सामान उन्होंने बरामद किया है, जिसमें 5 जो है 47 है वो 7 जो है पिस्टल वहाँ पे है कवर किया गया। लेकिन शमीम, यहाँ बड़ी बात यह है कि कल भी हमने देखा कि शोपिया के अंदर किस तरह से आतंकियों को ढेर किया गया, लेकिन आज खबर कुपवाड़ा से निकलकर सामने आ गई है। जाहिर तौर पर अगर ये पूरा जखीरा बरामद किया गया है, उस इलाके के अंदर इस वक्त क्या स्थिति? जी आशा, मैं आपको बताता चलूं, ये सरहदी जिला लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो इलाका है, वहाँ पे जो है पिछले महीने की अगर बात लगातार वहाँ पे वायलेशन का उल्लंघन हुआ है। उस इलाके जो है ये पूरा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाका है, वहाँ पे जो है पूरा जो है सामान का जखीरा वहाँ पे जो फौज और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शमीम, क्या लगता है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर का समझौता यहां पर हुआ है कि किसी भी तरह का खलल नहीं डाला जाएगा, तो जाहिर तौर पर क्या लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ये बड़ा जखीरा यहां पर लाया गया है? वही एक तरफ बड़े बड़े दावे तो करे हमने सीजफायर वायलेशन का जो है और रोक निकाले, मगर उस इलाके के अंदर बात 1-2 महीने वहाँ जो है सीजफायर वायलेशन का जो अलग हुआ है, वहाँ पे जो इलाके हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो इलाके है बिल्कुल सरहद के करीब है। वहाँ आसपास के इलाकों में जो है जिस तरह की वहाँ पे मिलिटेंट का काफी जो है वहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की फौज भी चौकन्ना है, जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, SOG वहाँ पे चौकन्ना है, किसी को ऐसे जो है। लेकिन शमीम, अगर इतना बड़ा जखीरा यहाँ से बरामद हुआ है, सीमा पार से अगर बड़ी घटना यहाँ करने की कोशिश की गई है, तो जाहिर तौर पर इस पूरी स्थिति को खंगालना बहुत जरूरी था। अब सुरक्षा बल आगे क्या कुछ कार्रवाई वहां पर करते हुए दिख रहे हैं? आशा, कुछ लोगों को कर दिया है पूछताछ के लिए। ये जम्मू कश्मीर और आर्मी के बाद उनके लिए जो है लोग उनका जो है वहाँ पे जो पुलिस का जो है उनका बड़ा जो हाथ लगा है, ये जो लोग जो मुलवस है उनकी जो है पूछताछ के लिए लाया गया है। लेकिन शमीम, यहाँ बड़ी बात यह भी है कि अगर सीमा पार से अगर ये पूरा जखीरा लाने की कोशिश की गई है, तो सवालिया निशान कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर लगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि एक तरफ आप टेबल टॉक करने की बात करते हैं, समझौता आप करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि नाकतले किस तरह से जखीरा जो है वो बड़ा यहाँ पर बरामद किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शमीम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शमीम हमारे संवाददाता कुपवाड़ा से हमारे साथ बने हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में DMO को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से एक समझौता यहां पर किया गया था कि DGMO की तरफ से भी बातचीत कही गई थी कि कोई भी सीजफायर का वायलेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा हथियारों का जखीरा अगर बरामद हुआ है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठना बहुत लाजमी यहां पर दिख रहे हैं कि आखिर क्या कुछ करने की कोशिश हो सकती थी। लेकिन अगर ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उस पर पानी पूरी तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने फेर दिया है। वो आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से कमर जो है वो हमारे सुरक्षा बलों ने यहां पर कसी हुई है, जिसमें 5 AK-47 राइफल्स थे, 6 मैगजीन थे और 7 पिस्टल्स और 9 पिस्टल मैगजीन यहां पर बरामद हुए हैं। ये बड़ा जखीरा यहां पर बरामद होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबी जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को भी यहां हाथ लगी है।
तो चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। श्रीनगर से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि कल हमने देखा था कि किस तरह से गुपकार गठबंधन लगातार सवालिया निशान के घेरे में देखा जा रहा था, लेकिन अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन आज यहां पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भविष्य की रणनीति पर घोषणा हो सकती है और कई लोग आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं। कल ही महज यहां पर गुपकार गठबंधन के अंदर से पीडीपी किनारा कर देती है और आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है उसके चेयरमैन की अगर बात की जाए सज्जाद लोन की, तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो भी यहां पर पीपल कॉन्फ्रेंस का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सज्जाद लोन की पार्टी जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर काफी तरीके से लोग शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या कुछ यहां कवायद शुरू की जाएगी पीपल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, ये देखने वाली बात है। एक एक करके आपने देखा कि गुपकार गठबंधन के अंदर से किस तरह से नेता जो है वो निकलते हुए नजर आए। सबसे पहले यहां आपने देखा था कि सज्जाद लोन ने किनारा किया और उसके बाद अब पीडीपी पूरी पार्टी यहां से किनारा करती हुई नजर आई है। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो किस तरह से काम अब जम्मू कश्मीर के अंदर करती हुई नजर आएगी। आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन की तरफ से और ज्यादातर उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि पीपल कॉन्फ्रेंस का लोग यहां पर दामन थाम सकते हैं और बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं कि आने वाले समय में पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए क्या कुछ काम करेगी। क्योंकि अगर हम गुपकार गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो सज्जाद लोन ने उसमें से भी किनारा किया था, क्योंकि आपसी सहमति नहीं होने की वजह से कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद जो है वो पैदा हो गया था, जिसकी वजह से सज्जाद लोन ने यहां गुपकार गठबंधन के अंदर से भी किनारा कर दिया था। उसके साथ ही अब देखना यह होगा कि आखिर जब सज्जाद लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किन किन मुद्दों को उजागर करने की घोषणा होती है और कौन कौन सा ऐसा पूरी तरह से काम करने की बात कही जाएगी कि कौन सा, यानी हम ये कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो क्या रखा जाएगा, घोषणा पत्र क्या रखा जाएगा जब आम जनता को संबोधित करेंगे कि आखिर पीपल कॉन्फ्रेंस किस तरह से उतरकर जमीन पर सामने आने वाली है। जिस तरह से आपने देखा कि अपनी पार्टी पूरी तरह से कवायद चलाती हुई नजर आ रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर हर पार्टी ने लोगों को बांटने की कोशिश की है, लेकिन अपनी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि पीपल कॉन्फ्रेंस कौन सा नारा लेकर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता के बीच में उतरेगी। क्या वो भी आम जनता को मद्देनजर रखते हुए इस तरह से बयानबाजी करती हुई नजर आएगी या नहीं, क्योंकि सज्जाद लोन अलग से एक पार्टी बनाते हुए नजर आए। पीपल कॉन्फ्रेंस उन्होंने बना दी है और अब कुछ ही समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जब वो सक्षम दिख रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह देखना बहुत लाजमी है कि आखिर घोषणाएं क्या कुछ रहेंगी, क्या कुछ अहम फैसले वो ले सकते हैं, आम जनता को लुभाने के लिए कौन सी बात यहां पर सामने रखी जा सकती है। और उसके साथ ही यहां पर देखना यह होगा कि कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे आज पीपल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं या फिर आम लोग कौन कौन यहां पर दामन थाम सकते हैं पीपल कॉन्फ्रेंस का। ये अगर ज्यादातर आम लोग जो है वो पीपल कॉन्फ्रेंस का दामन थामते हुए नजर आए तो जाहिर तौर पर काफी फायदा जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मिल सकता है आने वाले समय में। लेकिन इस वक्त आप देखिए कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अब राजनीति किस तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। गुपकार गठबंधन जो कि डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एकजुट होकर सबके सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन अब एक एक नेता जो है वो यहां से निकलते हुए नजर आए। सबसे पहले आपने देखा कि किस तरह से नेताओं ने धीरे धीरे से किनारा करना शुरू कर दिया गठबंधन के अंदर से और अब आप देखिए कि सज्जाद लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जब भी सज्जाद लोन यहां पर बोले हैं तो कुछ ना कुछ तीखा जरूर बोले हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सज्जाद लोन की तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। क्या किसी पर आरोप लगाया जाता है, क्या किसी पर तंज कसा जाएगा या फिर क्यों पार्टी से किनारा किया गया और गुपकार गठबंधन के अंदर से किनारा क्यों किया गया, आखिर इस पर क्या कुछ चर्चा या फिर मंथन जो है वो होगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके साथ ही आप देखिए कि बड़ी खबर जो है वो श्रीनगर से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन कुछ ही देर के बाद यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता की अगर हम बात करें तो हर किसी की नजर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी रहेगी कि आखिर सज्जाद लोन किस तरह से बात करते हैं, जनता को लुभाने की बात होती है या फिर किन मुद्दों को लेकर वो बातचीत करेंगे। जिस तरह से पीडीपी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो 370 का कड़ा रुख इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज अगर यहां पर सज्जाद लोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो किस पर निशाना साधेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम,
आज पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन, यानी कि पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने गुपकार गठबंधन के अंदर से किनारा कर दिया, पीडीपी पार्टी से किनारा कर दिया, लेकिन आज वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किन किन लोगों को घेरने की कोशिश होगी? और इस महीने में यानी मार्च के महीने में इसलिए दूसरा बड़ा आज की डेट में कहें तो बड़ा पड़ाव उसका हो सकता है, क्योंकि इससे पहले मुजफ्फर चंद बेग ने इसी महीने उनकी पार्टी पीडीपी को एलायंस करके उनकी पार्टी को ज्वाइन किया और आज दूसरा बड़ा नाम उनको ज्वाइन करें वो सज्जाद गनी लोन की पार्टी में खुर्शीद आलम का नाम लिया जा सकता है। साल बाद रह चुके, ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके, उसके बाद पीडीपी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पीडीपी ने उनका एमएलए भी बनाया और शहर श्रीनगर से लेकर सेंट्रल कश्मीर में खुर्शीद आलम का एक नाम है, एक फेस है और आज वो भी उनकी पार्टी में ज्वाइन करें। दूसरे दो लोग जो है जिन्हें बशार बुखारी का नाम दिया जाता है, बशार बुखारी पहले पीडीपी सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद चूंकि वो खुद जर्नलिस्ट रहे, उसके बाद पीडीपी उन्होंने ज्वाइन की, वहाँ पे मंत्री रहे और मंत्री रहने के बाद उन्होंने पीडीपी का राज के साथ की, नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया और फिर वो दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजाइन करने के बाद आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले और तीसरे शख्स जो है मंसूर हुसैन है, मंसूर जो है मंसूर हुसैन, ये साउथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो ये भी पीडीपी में एक बड़ा कद रहे हैं और ये कहे तो कभी पीडीपी का सनम, क्या लगता है कि जिस तरह से पीडीपी पार्टी से बड़े बड़े नेताओं ने किनारा कर दिया, मुजफ्फर बेग का सबसे पहले नाम आया था जब उन्होंने किनारा किया था, उसके बाद एक एक करके लंबी जो लाइन है वो बनती चली गई और अब पीडीपी पार्टी ने भी गुपकार गठबंधन के अंदर से किनारा कर दिया है, लेकिन ज्यादातर आप देखिए कि पीपल कॉन्फ्रेंस के साथ जो सीनियर लीडर है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पीडीपी को इसका झटका जरूर लगेगा। देखिए, हम लोगों की बात करें कश्मीर में, हम लोग बहुत से लोग इस चीज को मानने से इनकार कर रहे हैं कि ये लोग खुद अपनी मर्जी से पीपल्स कॉन्फ्रेंस जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर में बहुत से लोग अलग तरह की बयानबाजी करते हैं। एक बयान या एक राय, एक जो लोगों का एक राय है लोगों की, वो यही है कि कहीं न कहीं पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि उसके लिए बीजेपी को आरोप दिया जाता है कि बीजेपी पीडीपी को तोड़ना चाहती है और कुछ लोग ये मानते हैं कि पीडीपी खतरा बन नहीं जा रही है, पीडीपी की बाबा मुफ्ती जिस तरह से सियासत करी है वो खतरा बन नहीं जा रही है, पीडीपी को आगे छोड़ने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि पीडीपी के जो लीडर हैं वो वहां जा रहे हैं और उनके लिए भी वो भी कुछ लोग भी चाहते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे बल्कि वो उनपे कहीं प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो जा रहे, लेकिन ये सारी चीजें तो बात की बात है। फिलहाल पीडीपी से बड़े लीडर जा रहे हैं और अगले आने वाले दिनों में घोषणाएं भी हो सकती है, रणनीति बहुत तरीके से तैयार की जा सकती है। सनम, जल्दी से, समय का अभाव है, रणनीति क्या कुछ रहेगी और घोषणाएं कौन सी देखने को मिल सकती है सज्जाद लोन की तरफ से? देखिए, अभी सज्जाद गनी लोन के जो क्लोज क्वार्टर से अभी वो तो सज्जाद गनी लोन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई देगा कि उनकी क्या रणनीति रहेगी, लेकिन उनके जो क्लोज क्वार्टर से उनका यही मानना है कि इस वक्त सज्जाद गनी लोन अपनी पार्टी का एक्सपेंशन कर रहे हैं और चूंकि नॉर्थ कश्मीर के छोटे से जिले में दो स्थिति पर डिपेंड किया करती थी, लेकिन अब उसको एक्सपेंड करते हुए बारामूला, श्रीनगर और साउथ कश्मीर भी लाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं और इसके लिए वो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की लीडरशिप है उसको अपने साथ जोड़ते जा रहे हैं और फिलहाल उनकी रणनीति। चलिए सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से समीकरण तैयार करने में जुटी हुई हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कब जहां पर जो राजनीति है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज सज्जाद लोन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, रणनीति तैयार होगी और उसके साथ ही साथ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, कौन से बड़े चेहरे हैं जो आज पीपल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पीडीपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो पीपल कॉन्फ्रेंस में जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए अब आपको रामबन लिए चलेंगे। रामबन के अंदर किस तरह से लोगों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बिजली, पानी और सड़कों को मद्देनजर रखते हुए काफी तरीके से लोग यहां पर परेशान दिख रहे हैं। बाबा आदम के जमाने में जीने को रामबन के खतर इलाके के लोग यहां मजबूर हो गए हैं और खतर में ना सड़कें, ना पीने का साफ पानी है और ना ही बिजली का कोई ढांचा यहां पर है। बिजली का ढांचा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्र की भी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी चल रहा है। लाख प्रशासन की तरफ से दावे यहां पेश किए गए हों कि आखिर यहां पूरी तरह से
फराहम कराई जाएगी सुविधाएं, लेकिन आप देखिए कि जमीनी सतह पर कुछ भी यहां माकूल तरीके से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रामबन की जनता, खत्तर इलाके की अगर हम बात करें तो लोग काफी तरीके से परेशान हैं। बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है और बिजली के ढांचे की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्राकृतिक स्रोतों से पानी पीने को लोग मजबूर हो गए हैं, लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए कि पानी किस तरीके से, हरा पानी जो है वो लोगों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहां प्रशासन और विभाग बहुत बड़े बड़े दावे पेश करता है कि हर किसी को यहां जो सुविधाएं हैं वो फराहम कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से जमीनी सतह पर हकीकत यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि यहां की आम जनता का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। पहले हम इस समय हैं खत्तर स्कूल के पास, तो गवर्नमेंट स्कूल मिडल जहाँ पे, तो हम अब आज जहाँ से आपको बताएंगे कि जहाँ पे कितने टीचर आते हैं हमारे और जहाँ की क्या मतलब सिस्टम है। पोलियो कि देखो जनाब 10:30 हो रहे हैं, 10-20 हो रहे हैं, तो अभी यहाँ 2 ही टीचर पहुंचे हैं हमारे। कितने टीचर हैं यहाँ पे 5 टीचर हैं फिजिकल। रोज यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम होता है, एक दिन 2 आते हैं, फिर दूसरे दिन वो 2 नहीं आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे 2 आएंगे, मतलब शिफ्ट बाय शिफ्ट लगा के। तो यहाँ की कंडीशन देखो आप, पहले ही 1.5 साल तो हो गया स्कूल बंद है, आज 1.5 साल के बाद खुले, तो अगर आज भी जहाँ पे ये कंडीशन है तो फिर इससे बेहतर है कि बंद ही रखो इनको। अभी तो मिल रहा है, बारिशें हुई है 2-4 दिन से बारिशें, तो पानी अभी 10 दिन ही टिकेगा। जून जुलाई में हमें पानी नहीं मिलता है। पानी तो अभी हमने पैसे खर्च के हमने तो जंगल से ही लाया है। ये साथ में जो पानी है, ये पानी तो अभी 10 दिन ही टिकेगा बस। तो ये इस तरह का पानी आप पीते, खराब है। हाँ, पीना पड़ता है, फिर क्या करेंगे, मिलता ही नहीं है इधर पानी। तो फिलहाल आपने देखा कि आम जनता किस तरह से दो चार हो रही है। परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए हैं वो जमीनी सतह पर पूरी तरह से फिसड़ी साबित हो रहे हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है और साथ ही साथ बिजली का ढांचा भी यहाँ पर आप देखिए कि बाबा आदम के जमाने का ही दिख रहा है। जो बिजली के पोल है वो आज भी यहाँ लकड़ी के बनाए गए हैं और जाहिर तौर पर हर कोई जानता है कि बिजली के पोल किस तरह से लगाए जाते हैं और माकूल तरीके से अगर बिजली की सप्लाई होती है तो काफी तरीके से लोगों को फायदा भी मिल सकता है। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे साथ नदीम भी जुड़ेंगे और नदीम से ही जानकारी लेंगे क्योंकि रामबन के अंदर आम जनता काफी तरीके से परेशान देखी जा रही है। खत्तर इलाके की आज आपको सैर कराई जा रही है, वहां पर देखिए कि किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। गांव का इलाका है, दूरदराज का इलाका है, लेकिन फिर भी विभाग को पहुंचने की जरूरत थी, जहां पर विभाग पहुंचने में असमर्थ रहा है। लेकिन दावे जो पेश किए गए हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और महज ये पोल यहां पर आप देखिए लकड़ी के पोल पर तारे लटकाई गई हैं और ये बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है और धीरे से अगर कहीं पर भी ये गिर जाता है या फिर आंधी तूफान आए तो ये गिर जाए तो उसके बाद किस तरह से हादसा हो सकता है वो सबके सामने है। नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। नदीम, हर दिन हम देख रहे हैं कि रामबन के अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो, स्कूल को लेकर हो, यानी हर एक विभाग पर वहां सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। आज आप यहां पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं खत्तर इलाके की, वहां पर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया गया, क्या कुछ पूरे सूरत हाल थे और विभाग की तरफ से क्या कुछ बात कही गई? जी बिल्कुल, देखिए आशा, जिस तरह से हम खत्तर इलाकों को देखते हैं, जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 2 से 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद खत्तर इलाके में पहुंचता है। अगर सबसे बड़ी बात है जहाँ कहा जाता है कि पीएमजीएसवाई के तहत गांव-गांव सड़कें पहुंचाई जा रही है, लेकिन खत्तर के लोग अभी भी जमाना कदीम की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। जहाँ एक मरीज को आज भी पैदल अस्पताल पहुंचाया जाता है, लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन पहुंचने में। उसके बाद अगर हम पानी और बिजली की बात, वहां पे जो आबादी है उसमें 50% आबादी है जो इस वक्त बिजली का बल्ब तो जला रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें क्योंकि डिजिटल इंडिया का सरकार का दावा उस वक्त पूरा हो जाता है जब वहां के 50% लोगों के पास बिजली नहीं है। पानी की जहां बात करें तो आज भी जमाना कदीम की तरह कांधों पर गड़े लादकर पानी, चाहे माल मवेशी की बात करें या फिर अपने खाने पीने के इस्तेमाल, नहाने धोने के लिए पानी दूर दूर से लाया जाता है। और खत्तर इलाका की बात करें जहाँ पे बर्फबारी काफी ज्यादा होती है और मौसम सरमा में जब वहां रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होते नहीं है तो वही बर्फ पिघला कर लोग वही पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि आज की डेट में भी
जो बॉर्डर लेकिन एरिया नदीम, जिसे कहा यहाँ पर जाता है। सवाल ये है कि आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं उसके अंदर जो बिजली के पोल बनाए गए हैं वो भी लकड़ी के हैं और पानी जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से पिया जा रहा है। यानी बारिश होगी तो पानी मिलेगा, नहीं होगी तो जाहिर तौर पर पानी नहीं मिलेगा। तो आम जनता किस तरह से वहां पर ये पूरा काम करती हुई दिख रही है, क्योंकि जल शक्ति विभाग पर भी यहाँ सवालिया निशान लग रहे हैं, बिजली विभाग पर भी लग रहे हैं। जी देखिए आशा, ये तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का जल जीवन मिशन है वो वहां पर नाकाम है। सौभाग्य की बात करें, सौभाग्य कतर में नाकाम है। जहां क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, लेकिन से मुझे ये कहना पड़ता है कि जब वहां के 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम कहे तो उन्हें वो पता नहीं है। अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की फुल फॉर्म नहीं आती है तो जाहिर सी बात है कि अब इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों को इस वक्त में भी किस तरह की सहूलियत मिल रही है, जहाँ जल जीवन का तो कोई नामो निशान नहीं। लेकिन बारिश नदीम, का जब पानी रोक डीसी भी रहे रामबन हैं। से बात हुई थी, जब डीसी रामबन की तरफ से बयानबाजी की गई थी कि हर एक इलाके के अंदर निरीक्षण किया जाएगा, बिजली पानी सड़क को लेकर पूरी तरह से काम होगा, तो अभी तक कितना काम किया गया? देखिए आशा, मैं आपको बताऊं कि बिजली पानी सड़क और मकान ये सब जो है बेसिक फैसिलिटीज है। हालांकि अश्योर तो किया जाता है, चाहे हम पॉलिटिशियंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें या फिर दीगर डिपार्टमेंट की बात करें, उनकी तरफ से कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन हकीकत उस वक्त हमारे सामने आती है जब हम एक इलाके में पहुंचते हैं, वहां के पानी, बिजली, एजुकेशन, रोड चलिए नदीम, यानी कि यहाँ सवालिया निशान प्रशासन पर भी लगता है और संबंधित विभागों पर भी लगता है कि आखिर काम क्यों नहीं किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पूरे सूरत-ए-हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विभाग को यहाँ काम करने की काफी तरीके से जरूरत है, क्योंकि दूर दराज का इलाका है तो जाहिर तौर पर लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, राजौरी लिए चलते हैं आपको। राजौरी से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि पहले राजौरी के अंदर अतिक्रमण के अभियान पर अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन अब शहादरा शरीफ के बाहर लगी हुई लाइटें फिर से यहां रोशनी बिखेरेंगी और पर्यटन विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर ने जल्द राहत पहुंचाने का यहां आश्वासन दे दिया है। 2009 में करीब 90 लाख रुपए की लागत से ये लाइटें लगाई गई थी और उद्घाटन के मात्र एक दिन के बाद ही खराब हो गई और सभी लाइटें यहां पर बंद हो गई थी। लेकिन अब बड़ा ऐलान जो है वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिला है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने यहां ऐलान किया है कि बहुत ही जल्द ये लाइटें पूरी तरह से जलना शुरू हो जाएंगी। 2009 में ये 90 लाख रुपए की लागत से लाइटें लगाई गई थी, महज एक दिन ही ये लाइटें यहां पर जली थी। सीधा रुख करेंगे, इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पूरे सूरत-ए-हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि कैसे पूरा शहादरा शरीफ जो इलाका है वहां पर लाइटें अपनी रोशनी बिखेरती हुई नजर आएंगी, क्योंकि काफी तरीके से लोगों की ये पुरानी मांग थी कि यहां पर लाइटों को चलाया जाए, क्योंकि पूरी तरह से जो लाइटें हैं वो बंद थी। लेकिन जिस तरह से बातचीत हुई है जमशेद मलिक की, वो आपको दिखा देते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है, जरा वो देखिए। 2008-9 में थाना मंडी से शादरा शरीफ दरगाह तक महकमा टूरिज्म की तरफ से लाइटिंग 80 लाख रुपए के आसपास की गई थी, जिनमें लोगों की शिकायत रही कि सिर्फ एक रोज ट्रायल इसके चली है, उसके बाद ये लाइटें कभी दोबारा नहीं चल पाई और लोगों को इसका कोई फायदा नहीं पहुंच पाया। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडी टूरिज्म। इनसे जानेंगे कि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट था, जिसका फायदा लोगों को सिर्फ एक रोज मिला, उसके बाद ये बंद हुई। मैम, 2008-9 में टूरिज्म की तरफ से थाना मंडी से शादरा शरीफ तक लाइटिंग की गई थी, क्योंकि हर रोज वहां हजारों की तादाद में दिन रात को लोग आते हैं, मगर वो लोगों की जो शिकायत है सिर्फ एक रोज वो लाइटें चली, उसके बाद वो लाइटें क्यों नहीं चल पाई, क्या कारण है इसके? देखिए, वहाँ पे हमने ये लाइट ज़रूर तब इंस्टॉल की थी और अब वहाँ ऑलरेडी इस साल के प्लान में भी हमने वो दोबारा प्रोजेक्ट किया था, पर किसी वजह से वो कोविड में भी जो डिले रही और टेंडर में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, मैं चेक करवाऊंगी उसको ज़रूर। और इस साल के प्रोजेक्ट में हम उसको, हमारा अब यही मोटिव है कि या तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स म्यूनसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटीज़ के साथ करें या उनको ट्रांसफ़र कर दें। वो लगी ज़रूर अच्छे से थी, बट मेंटेनेंस इश्यूज़ इसीलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई मेंटेनेंस का तब या फिर आप बोलें कि किसी से उसका ऑपरेशनल पार्ट जो था उसमें कुछ कमी रही, जिसको हम जरूर नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर में, ऑलरेडी ये हमारे डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है हमारे डायरेक्टरेट में, क्योंकि शादरा शरीफ हमारे लिए एक बहुत मेजर स्पॉट है और वहाँ हमारा काफ़ी टूरिस्ट आता है और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है। अभी आपने देखा होगा कि इवन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और हम जरूर चाहेंगे कि लोगों का फुटबॉल भी वहाँ बढ़े और उनको हर टाइप की सहूलियत भी वहाँ मिले। इसीलिए जो भी हमारी कमियां अभी तक रही होंगी उसको जरूर इस साल में हम दुरुस्त करेंगे, प्लस उस
उसके लिए जो ऑपरेशनल पार्ट है उसमें हमने जो इसमें डिटेल में हमने समझा वो यही है कि बेटर है कि वो हम किसी जो भी यहाँ की लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं या जो भी आप बोलेंगे म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं उनके साथ ही ऑपरेशनल पार्ट में एक टाई अप के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उसका ये ना हो कि सिर्फ वो लगे बल्कि वो बाद में ऑपरेशनल भी रहें, और अगर उनका मेंटेनेंस में कुछ छोटा मोटा हिस्सा रहेगा तो वो भी चलता रहेगा। जिस तरह मेंटेनेंस की आपने बात की, अगर इस पे लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगाया गया, जिस तरह लोगों की तरफ से शिकायत की जा रही है सिर्फ 1 रोज ये लाइट नहीं चल पाई, डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों नहीं कोई कदम इसके खिलाफ उठाया गया? क्योंकि 8 साल बीत चुके हैं और इन 8 सालों में जो बाकी वहाँ की वायरिंग थी वो भी तबाह हो चुकी होगी, क्योंकि लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास ये लॉस हुआ। डिपार्टमेंट की तरफ से इस पे आगे कदम क्यों नहीं उठाया गया कि इसका फायदा लोगों को मिल सके जिसके लिए पैसे खर्च किए गए थे? देखिए, आप बहुत जो आप अमाउंट कोट कर रहे हैं मैं उस पर अभी कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट भी है, बड़े अमाउंट की बात नहीं है, बट जो भी हमारा उसमें प्लान में प्रोजेक्ट रहा होगा मुझे वो एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेजरली हमारे जो काम है वो MNW विंग है हमारी, एक जो डायरेक्टरेट से जम्मू से ही काम करती है, तो मैं ज़रूर उन जे साहब से भी बात करके पूरा प्लान हम देखेंगे कि कितना पैसा तब लगा था और उसका क्या आगे ऑपरेशनल पार्ट में वो मेंटेनेंस में या जो भी चूक रही वो क्यों रही होगी। और मैं आपको एश्योर करती हूँ कि ऑलरेडी हमारे ऑफिस से और डायरेक्टरेट में भी इस पे डिस्कशंस भी और काफ़ी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, और हम बहुत सीरियस हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे लिए शादरा शरीफ और रजौरी के जितने भी डेस्टिनेशन है, खासतौर पे शादरा शरीफ या तत्तापानी आप बोले, ये ऑलरेडी हम इनको एक डेवलपमेंट की तरफ ऑलरेडी लेके जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसको हम बहुत सीरियसली ऑलरेडी व्यू कर रहे हैं। मैम, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी उन ठेकेदार के खिलाफ, या इस पे जिस तरह लोगों की तरफ से मांग की जा रही है, लोगों के साथ साथ अगर म्यूनसिपलिटी चेयरमैन थाना मंडी की बात करें या DDC मेंबर की बात करें, उनकी तरफ से भी एक बात सामने आई है कि उनका कहना है कि इस पे इंक्वायरी की जाए इन लाइटों को, क्योंकि सिर्फ 1 रोज तक ये लाइटें चली, जब इनका ट्रायल लिया उसके बाद दोबारा नहीं चल पाई। क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई इस पे की जा रही है आगे? देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं ज़रूर मैं इसका जवाब देती, बट ये मेरे मैंडेट से बहुत बाहर की बात है। मेरा जो है ये डेवलपमेंट के जो आपके इश्यूज हैं ये ज़रूर मैं कन्वे करूंगी अपने हायर ऑफिसेज में, और जो भी इसकी शिकायत है ऑलरेडी कन्वेड भी है, बट एक बार दोबारा हम ये कन्वेड करेंगे, और हो सकेगा तो हम खुद भी इसको जाके मैंने देखा भी है, दोबारा एक बार आपके साथ जाके वहाँ देखेंगे इसको, और जो भी सीरियसनेस जिस सीरियसनेस से इसको देखा जाना चाहिए उससे हम ज़रूर देखेंगे। जो कि मेरी नॉलेज में है कि वो लगी तो ज़रूर थी, पर ऑपरेशन में जो भी इश्यूज आए होंगे, क्यों आए होंगे, क्या आए होंगे, उस पर हम ज़रूर ये कन्वे करेंगे। थैंक यू मैम। ये थे हमारे साथ टूरिज्म AD, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि थाना मंडी और से लेके शादरा शरीफ तक जो लाइटिंग की गई थी जिसकी कास्ट तकरीबन 80 लाख के आसपास बताई जा रही है, और लोगों की शिकायत है कि 2008 में जब इनको निस्ब किया गया और सिर्फ 1 रोज चलने के बाद ये लाइटें पूरी तरह बंद हो गई, उसके बाद दोबारा कभी नहीं चल पाई, और अब AD की तरफ से ये बात सामने रखी जा रही है कि इस पे आगे ही पहले ही डिपार्टमेंट में बात चल रही है, जल्द इनको दोबारा बहाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बरसों तक ये महकमा खामोश क्यों रहा, जहां लाइटें आज तक नहीं चल पाई, जिन पे लाखों रुपए लगाने के बाद भी महकमा की तरफ से लोगों को इसका फायदा नहीं पहुंच पाया। मगर आज हमारी खबर नशर होने के बाद महकमा जरूर जागा है, और महकमा की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि इस पे जरूर आगे कार्रवाई की जाएगी। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से AD के साथ बातचीत की गई है, लेकिन AD की तरफ से बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है कि जल्द ही इनिशिएटिव लिया जाएगा। लेकिन 90 लाख रुपए की लागत से ये लाइटें लगाई गई थी और महज एक ही दिन के बाद यहां गुल हो गई हैं। टूरिज्म विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।